Hello students, the next chapter in the chemistry is solution. Now, what is a solution? A solution, as we know that solution consists of two components, one is solute and another is solvent. So basically solution are a homogeneous mixture of two or more component, one of them is called solute and another is called solvent. जैसे कि हमें पता है कि solute सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे हमने बात की थी +1 में भी कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जैसे आप क्या करो, जैसे हम एक एग्जांपल लें, NaCl हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो जो सोल्यूशन बनता है, जो नमकीन पानी बनेगा उसमें जो है जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है. उसमें ना तो आप सॉल्यूट को ना ही सॉल्वेंट को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है. सो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, और सोल्यूशन वेयर two component of mixture cannot be distinguished from one another after mixing. Such type of solution are homogeneous solutions or homogeneous mixture. बट जैसे हमने +1 में बात की थी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर की भी बात की थी, तो हेटेरोजीनियस में जैसे आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो ऑयल की लेयर सेपरेट रहती है और वाटर की लेयर सेपरेट रहती है. तो उस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट होते हैं उस मिक्सचर के, उनको आप बड़े आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन सा सॉल्यूट कंपोनेंट है कौन सा सॉल्वेंट कंपोनेंट है, उनको आप बड़े आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बट होमोजीनियस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, और जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्म रहती है इन दी होल ऑफ द मिक्सचर और इन होल ऑफ द सॉल्यूशन. अब देखिए ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें सॉल्यूशन के टाइप की, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ जो फेज़ ऑफ सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब वो गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ऑन दैट बेसिस हम सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड टाइप आर लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड टाइप आर सॉलिड सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो गैसेस होंगी, जो लिक्विड सॉल्यूशन है उनमें जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होंगे, और सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होंगे वो सॉलिड्स होंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ सॉल्वेंट, या जो मतलब फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट की, उसके बेस के ऊपर हम 3 प्रकार के सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं. एक है गैसियस सॉल्यूशन, देन लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सॉलिड सॉल्यूशन. अब सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है, यदि वो वन टाइप है, जैसे माना फॉर एग्जांपल हमारे पास गैसियस स्टेट में हमारा सॉल्वेंट है, तो वो सॉल्यूट जो है वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और या सॉलिड स्टेट में भी वो प्रेजेंट हो सकता है. तो ऑन दैट बेसिस वी हैव लार्ज नंबर ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन. लाइकवाइज व्हेन वी हैव सॉल्वेंट इन द लिक्विड स्टेट, solute can be present in the gaseous state, that can be present in the liquid state or in solid state. Likewise, when solvent is present in the solid state, solute can be present in the gaseous state, it can be present in the liquid state or in the solid state. So these are the type of solution on the basis of phase of the solvent or the physical state of the solvent. 3 types, one is gaseous solution, second is liquid solution, third are solid solution. Now the next topic in this chapter is concentration unit. जैसे कि हमने +1 क्लास में स्टडी किया था कि जो concentration है ये क्या रिप्रेजेंट करती है. concentration रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट which is dissolved in a given quantity of the solvent or the solution. मतलब हमारे पास लेट एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है, लेट हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है या 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है, दैट रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन. अब हम ये लेट अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है. बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक उनमें सॉल्यूट कंपोनेंट होता है और दूसरा सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है. तो यदि हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है और हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो
किसी बाइनरी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे उनमें से हमारे पास स्ट्रेंथ मास परसेंटेज की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैलिटी की फॉर्म में, फॉर्मेलिटी की फॉर्म में जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ। सो यदि आप इसके यूनिट की बात करें तो क्या आ जाएंगे? ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ के यूनिट होते हैं ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज मास परसेंटेज। इसको हम W/W% के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट हमारे पास कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं A और B, और हम क्या करना चाहते हैं? मास परसेंटेज ऑफ A कंपोनेंट हम निकालना चाहते हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप लेंगे वेट ऑफ A कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ A एंड वेट ऑफ B कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो वहाँ से हम मास परसेंटेज ऑफ A कंपोनेंट निकाल सकते हैं। लाइकवाइज यदि आप मास परसेंटेज ऑफ B कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वेट ऑफ B कंपोनेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ A एंड वेट ऑफ B component multiplied by 100, that will give us the mass percentage of B component. The third concentration unit is volume percentage, that is represented by V/V%। और अगेन हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि लेट हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है A एंड B। तो जो वॉल्यूम परसेंटेज होगा A कंपोनेंट का वो दिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ A एंड वॉल्यूम ऑफ B कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। लाइकवाइज जो वॉल्यूम परसेंट होगा B कंपोनेंट का वो दिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ B डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ A एंड वॉल्यूम ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W/V%। और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट हम यदि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वेट ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द कंपोनेंट A एंड B मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। तो यहाँ से हमें वेट बाई वॉल्यूम जो है किसी कंपोनेंट का मिल जाएगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन लेट हमारे पास अगेन एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है A एंड B। तो यदि आप मास फ्रैक्शन जो है A कंपोनेंट का निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगा वेट ऑफ A कंपोनेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ A एंड वेट ऑफ B कंपोनेंट। एंड मास फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा वेट ऑफ B कंपोनेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ A एंड B कंपोनेंट। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इज मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन यदि हम किसी सोल्यूशन में निकालना चाहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट का, तो लेट हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है A एंड B। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा A कंपोनेंट का दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई XA। ये दिया जाएगा NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। यहाँ पे NA क्या रिप्रेजेंट करता है? NA रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड NB रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ B कंपोनेंट। तो यदि आप किसी बाइनरी सॉल्यूशन में A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं जिसको हम XA से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ A कंपोनेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड B कंपोनेंट दैट विल रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट। यदि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट निकालना चाहते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाई XB, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ B कंपोनेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B कंपोनेंट। यहाँ पे यदि आप नंबर ऑफ मोल ऑफ A कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा वेट ऑफ A कंपोनेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ A कंपोनेंट। और यदि आप नंबर ऑफ मोल ऑफ B कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो आप लेंगे वेट ऑफ B कंपोनेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ दी B कंपोनेंट। अब देखिए क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट होता है दिस इज इक्वल टू 1। किसी बाइनरी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट होता है दैट इज इक्वल टू 1। सो यदि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं XA दैट विल बी 1 माइनस XB। अब यदि हमारे पास लेट प्योर A कंपोनेंट ही है, माना हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, प्योर A कंपोनेंट है, या हमारे पास लेट प्योर B कंपोनेंट है उसमें A कंपोनेंट नहीं है, तो प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट यदि हम इनको मान लें, तो यदि हमारे पास लेट प्योर सॉल्यूट है तो उस केस में XA नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी
और यदि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट नहीं है, तो उस केस में जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बी नॉट से, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. सो द नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेट हमारे पास अगेन एक कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है. तो द parts per million of A component that will be given by mass of A component divided by mass of A and B component multiplied by 10 raised to power 6. 1 million is equal to 10 raised to power 6 or 10 lakh, or it can also be calculated by volumes. ppm of A component in term of volume can be calculated as volume of A divided by volume of A and B multiplied by 10 raised to power 6. जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको हम ppm यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं. 1 मिलियन होता है 10 टू पावर 6 के बराबर, और 1 बिलियन होता है 10 टू पावर 9 के बराबर, 1 ट्रिलियन होता है 10 टू पावर 12 के बराबर. नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इज मोलैरिटी. हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और जो मोलैरिटी होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000. और यदि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं. अगेन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास के यूनिट होते हैं हमारे पास ग्राम पर मोल. तो यदि आप यूनिट निकालना चाहें मोलैरिटी के, तो देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हैं, उसके यूनिट आ जाएंगे ग्राम डिवाइड बाई ग्राम पर मोल. और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000 है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सो दिस टर्म हैव यूनिट लीटर. सो ग्राम डिवाइड बाई ग्राम oblique mole multiplied by liter, that will give us mole per liter. तो mole per liter are the unit of molarity. अब ये जो molarity है it is a temperature dependent concentration unit. molarity की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमें पता है कि molarity में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो जनरली क्या होता है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से, तो क्या होगा, m की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी. और यदि आप टेम्परेचर को घटाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन घटेगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन घटेगा तो जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी. नेक्स्ट इज मोलैरिटी इक्वेशन. लेट हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, सेम सब्सटेंस के हैं, मतलब उनमें जो सॉल्यूट है वो बिल्कुल सेम है. और लेट फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है और दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी m2 है. और फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है और सेकंड वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम v2 है. और आप क्या करते हैं, उन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं. तो जो आपके पास थर्ड सॉल्यूशन बनेगा आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड, तो उसकी हम मोलैरिटी लेट अज्यूम कर लेते हैं m3 है, और जो वॉल्यूम है वो v3 है. क्योंकि आपका जो थर्ड सॉल्यूशन बना वो मिक्सिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन से बना, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो v3 है दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2. तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या बोलती है कि जो थर्ड सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी दैट विल बी m3 v3 दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. यहाँ पे m3 क्या है, m3 इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म आफ्टर मिक्सिंग, m1 is the molarity of first solution, m2 is the molarity of second solution, v1 is the volume of first solution, and v2 is the volume of second solution. So using this equation we can find out the molarity of the third solution, which is formed by combining or mixing the two solution having different molarity. But two solutions which you are going to mix should have same solute present in them. Only then this equation is applicable, otherwise not. The next concentration unit is molarity. Now the molarity is represented by small m, and it is equal to number of mole of solute divided by mass of the solvent in किलोग्राम. मोलैरिटी में हमारे पास क्या था, मोलैरिटी में था हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. बट मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम. और यहाँ पे अगेन जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है दैट इज गिवन बाय मास ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास. एंड जो यूनिट है मोलैरिटी के उसको आप पहले कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के जो यूनिट होंगे वो होंगे ग्राम डिवाइड बाय ग्राम पर मोल, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है दैट इज किलोग्राम. सो m विल गिव यू मोल पर किलोग्राम. तो मोल पर किलोग्राम आर द यूनिट फॉर मोलैरिटी. एंड इफ वी सी दिस molality is a temperature independent concentration unit, because you can see in the formula of molality there is no volume term,
इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, और यदि वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मास जो है किसी बॉडी का वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब जो मोलैलिटी है दैट विल आल्सो नॉट डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। तो यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच वन इज दी मोर suitable concentration unit, then your answer should be molality, and it is because it is a independent temperature independent concentration unit, while molality is the temperature dependent concentration unit. The next concentration unit is normality. It is represented by capital N. It is equal to number of gram equivalent of the solute divided by volume of the solution in liter, and here जो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्वलेंट मास। अब ये जो मास ऑफ सोल्यूट है इसको हमने ग्राम में लिया है, इक्वलेंट मास के यूनिट होते हैं ग्राम पर इक्वलेंट। अब देखिए ये जो इक्वलेंट मास होता है ये क्या होता है? इक्वलेंट मास बेस के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसिड के बेस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, साल्ट के केस में कैसे करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के केस में कैसे करते हैं। तो इक्वलेंट मास ऑफ जो बेस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास डिवाइड बाई एसिडिटी। बेसिस के केस में हम क्या करते हैं, जो इक्वलेंट मास है उसको हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास डिवाइड बाई एसिडिटी, और एसिड के केस में जो हम इक्वलेंट मास कैलकुलेट करते हैं दैट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई बेसिसिटी, और साल्ट्स के केस में हम इक्वलेंट मास कैलकुलेट करते हैं मोलर मास डिवाइड बाई टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। और हमारे पास यदि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस केस में हम इक्विवेलेंट मास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास डिवाइड बाई टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेस साल्ट और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, then equivalent mass of an element is calculated by using formula atomic mass divided by valency. So this is the way of calculating the equivalent mass in case of base, acid, salt, oxidizing and reducing agent, or in case of an element. Acidity represent number of the OH negative ion liberated by 1 mole of the base, and basicity represent number of the H positive ion which are liberated by 1 mole of the acid. So by using these values we can calculate equivalent mass. Now the unit of normality is equivalent per liter. Number of gram equivalent of solute have unit gram divided by gram per equivalent, and volume of solution in liter is liter. So normality is equal to equivalent per liter. Again normality is a temperature dependent concentration unit because it have volume of solution term, and volume of solution is a temperature dependent quantity. So when you change the temperature volume solution changes and again normality value changes. Now जैसे हमने पहले मोलैरिटी इक्वेशन स्टडी किया कि यदि हम दो सॉल्यूशन लें उनकी एक वाले की जो मोलैरिटी है वो M1 है, दूसरे की M2 है, और उनको मिक्स करके आप एक नया सोल्यूशन बनता है उसकी मोलैरिटी M3 है, तो जो नया सोल्यूशन बनता है मिक्सिंग से आप उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोलैरिटी इक्वेशन। ऑन द सेम लाइन यदि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक की नॉर्मलिटी N1 है, दूसरे की नॉर्मलिटी N2 है, और फर्स्ट वाले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 है, तो उनको आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो थर्ड सोल्यूशन जो बना उसकी नॉर्मलिटी N3 है और वॉल्यूम V3 है। तो by using normality equation we can calculate normality of that solution, third solution, by using this equation N3V3 is equal to N1 V1 plus N2 V2, and again here जो volume है third solution का that will be V1 plus V2 because third solution is formed by mixing solution first and solution second. So these are the different concentration unit which are used to express the concentration of a binary solution. So this is the first topic in the second chapter of +2 chemistry. I hope you have learned about what are concentration unit. Thank you.